Hello students, the next topic in the chapter general methods and general principles of and methods of isolation of elements, इसमें है हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से कंसंट्रेट किया जाता है और गैंग या मैट्रिक्स को रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं एंड द सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड। ऑल्दो वो सेकंड स्टेप था क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पल्वराइजेशन था, क्रश करना और को फिर पल्वराइज करना यानी फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना। फिर थर्ड स्टेप था कंसंट्रेट करके इम्प्योरिटीज को रिमूव करना और अब चौथे स्टेप पे आ गए हैं बेसिकली कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। तो पहला तो क्वेश्चन ही यही है कि वाई टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, क्या ज़रूरत है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की, क्यों किसी और को डायरेक्टली अगर वो कार्बोनेट में या सल्फेट में या सल्फाइड की फॉर्म में है तो उसको हम क्यों नहीं डायरेक्टली वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू ऑब्टेन metal from oxide by reduction as it requires less temperature। लेस टेम्परेचर मतलब आपको फ्यूल कम खर्च करना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा, तो यानी इकोनॉमिकल भी होगा और बेटर भी होगा। ठीक है, और वहीं अगर आप सल्फाइड की डायरेक्ट रिडक्शन करते हो या सल्फेट या कार्बोनेट में से डायरेक्टली जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तो इट वोंट बी पॉसिबल। इसीलिए ऑक्साइड में कन्वर्ट करना इज मैंडेटरी कंपल्सरी। ठीक है, तो अब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, हाउ टू कन्वर्ट एन ओर इनटू ऑक्साइड। जो ऑक्साइड में ऑलरेडी हैं आपके, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्यूपराइट, या हम उनकी भी बात नहीं कर रहे जैसे हमारा हम बॉक्साइट होता, इनकी बात नहीं हो रही है। किन की बात हो रही है, पायराइट्स की यानी सल्फाइड्स की, सल्फेट्स की, कार्बोनेट्स की, हाइड्रोक्साइड्स की, इनकी बात हो रही है। तो इनको कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, देयर आर बेसिकली टू मेथड्स। तो द टू मेथड्स आर रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ठीक है, दो मेथड्स हैं। रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग और strongly heating or in presence of excess of air. Okay, and calcination is strongly heating or in limited supply ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई में हीट करना जो है वो कैल्सिनेशन कहलाता है। लिमिटेड सप्लाई को आप जो है कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं पर कि विदाउट एयर। विदाउट एयर का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूल को जलाने के लिए एयर नहीं दोगे, ऑब्वियस है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको इसको यानी जो और है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए, बस इतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए कि फ्यूल आपका जलता रहे जब आप हीट कर रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रांगली हीट करना है और को इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग जो प्रोसेस है वो किया जाता है जनरली आपके सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, और कैल्सिनेशन किया जाता है फॉर कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स। इनके लिए इनको अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो फिर हमें कैल्सिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब जब भी रोस्टिंग की जाती है तो रोस्टिंग करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, और जब कैल्सिनेशन किया जाता है तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर इज इवॉल्व्ड। गैसेस की बात कर रही हूँ, कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं। ठीक है, अब हम कुछ केमिकल इक्वेशंस की हेल्प से बता सकते हैं, जैसे हमारा जिंक सल्फाइड हो गया या लेड सल्फाइड हो गया या आपका CuFeS2 हो गया, कॉपर पायराइट। ठीक है, इनकी जब हम करते हैं रोस्टिंग करने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करना। तो स्ट्रांगली जब हीट करोगे तो जिंक सल्फाइड से क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, PbS से बन जाएगा
लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से CuFeS2 से बन जाएगा Cu2O, ओके, और साथ में FeO बनेगा, ये दोनों बनेंगे, और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। जैसे हमारा था लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप विदाउट ऑक्सीजन हीट करते हो तो बनाओगे CaO और CO2। इसी तरीके से जो मैलाचाइट है CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड भी होता है, उसको हीट करने से क्या बनेगा? CuO और CO2। ठीक है, देन वी हैव जिंक कार्बोनेट ऑल्सो। ठीक है, विल बी गिविंग ZNO प्लस CO2, कैलामाइन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे जो रिएक्शंस हैं वो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की होती हैं। तो ये जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन है, ये दोनों ही प्रोसेस एक खास तरह की फर्नेस में किए जाते हैं, जिस फर्नेस को कहते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, तो ये खास तरह की फर्नेस होती है जिसके अंदर अगर आपका फ्यूल सपोज यहाँ पर बर्न कर रहा है, फ्लेम्स आ रही हैं, ठीक है, तो आपका ओर जो है वो बिल्कुल सेपरेट रखा जाएगा। यहाँ पर आपका ओर रखेंगे, ओर और फ्लेम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। ठीक है, इसका क्या रीज़न है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो ओर है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और हमें स्ट्रांगली हीट तो करना है हमारे ओर को, बट बिलो मेल्टिंग पॉइंट करना है, हमें मेल्ट नहीं करना अपने ओर को। अगर ओर को आप मेल्ट कर दोगे तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये इन्हीं में ही डिसॉल्व हो जाएगी वापस से। तो आपका जो मतलब बेसिकली पर्पस था कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, वो सॉल्व ही नहीं होगा। इम्प्योरिटीज़ वहीं डिसॉल्व फॉर्म में ही रह जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमें कुछ भी हो ओर को मेल्ट डाउन नहीं करना। इसी वजह से जो यहाँ से ये जो रेवर्बरेटरी आपकी खास तरह की बनाई जाती है, फर्नेस ली जाती है, इसमें ब्रिक्स अंदर ऐसी होती हैं जो हीट को क्या करती हैं? ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, तो फ्लेम जो है वो इन दीवारों से टकरा के और धीरे धीरे ओर को क्या करती रहती है? गर्म करती रहती है, हीट करती रहती है, और ये केमिकल प्रोसेस ऐसे चलते रहते हैं और जो गैसेस हैं वो निकलती रहती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ वेंट्स भी बनाए जाते हैं। वेंट्स जो हैं यानी छोटी छोटी खिड़कियाँ टाइप्स लगा लो आप, तो वहाँ पर वो किस लिए होते हैं? ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी देनी हो उतनी दी जा सके। तो जब कैल्सिनेशन करते हैं तो जनरली इन वेंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, और जो आपका रोस्टिंग है उस दौरान इनको फुली ओपन रखते हैं और इनमें से ऑक्सीजन की सप्लाई या एयर की सप्लाई चलती रहती है। तो इस तरीके से खास तरह की फर्नेस में ये प्रोसेस किया जाते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि आपका ओर ऑक्साइड में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं वो? पहली चीज़ जो ये है कि आप जब ये ओर में से गैसेस निकलनी शुरू होती है ना, तो ओर बन जाता है पोरस, जैसे केक होता है। ठीक है, या कोई भी आपका बेकरी आइटम हो गया, इसके अंदर जो है जब भी गैसेस इवॉल्व हो जाती हैं तो फ्लफी हो जाता है ना, वो स्पॉन्जी हो जाता है। तो इसी तरह का आपके ओर हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं, उनमें खाली जगह बन जाती है, सरफेस एरिया बेसिकली बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आगे के जो प्रोसेसेस हैं वो करने और भी ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट एक्स्ट्रा बेनिफिट। ऑक्साइड में तो कन्वर्ट होगा ही होगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि दी ओर बिकम स्पॉन्जी, बिकम पोरस। ठीक है, नेक्स्ट इज कि जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर अगर किसी ओर में रह गया है, किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई और अगर कोई प्लांट का कोई जो आपका है रिमेन है, एनिमल रिमेन है, डेड ऑर्गेनिक मैटर अगर कुछ है, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल होने की वजह से इवेपोरेट हो जाता है इतनी ज़्यादा हीट करते हुए। ठीक है, तो वो इम्प्योरिटीज़ भी यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती हैं, इस स्टेज पे आके ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, ख़त्म ही हो जाती हैं, बल्कि शुरू क्या होती हैं? ख़त्म ही हो जाती हैं। एंड देन ये हो गया आपका थर्ड बेनिफिट, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज गेट इवेपोरेटेड, गेट इवॉल्व आउट एंड गेट सेपरेटेड। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हमें मिलता है, और वो बेनिफिट क्या है कि अगर किसी ओर में कुछ और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, सल्फर प्रेजेंट हो, फॉस्फोरस प्रेजेंट हो, तो वो भी जो है क्या हो जाते हैं? आपके
इवेपोरेट आउट कर जाते हैं, यानी कि वो भी वॉलेटाइल कंटेंट की फॉर्म में वो भी बाहर निकल जाते हैं, सब के सब वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने से एक आपके ओर जो है वो पोरस हो जाते हैं, दूसरी बात जो है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो ख़त्म हो जाता है, तीसरी बात जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी सेपरेट आउट हो जाती हैं, वो सारी की सारी वॉल्व आउट हो जाती हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द मेजर थिंग जिसके लिए हम ये कर रहे थे कि हमारा ओर जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वॉज द थर्ड स्टेप और वॉट एवर द नंबर यू गिव इट, ठीक है, थर्ड या फोर्थ आप जो भी नंबर इसको असाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टेप। क्लास 12th आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस जो है वो इसमें बेसिकली मेंटेन करना जो है प्रिपेयर करना है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। और क्लास 10 जो है उनको भी यही बेसिक टॉपिक प्रिपेयर करना है कि कब हम जो है कौन से मेथड में एक्सेस में एयर यूज़ की जाती है, कौन से मेथड में जो है आपका लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होता है, या फिर कौन सी गैस इवॉल्व होती है रोस्टिंग के दौरान, या फिर किस तरह के ओर्स के लिए जो है वो रोस्टिंग को प्रेफर किया जाता है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है फॉर क्लास 10th। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट फ्लक्स। ऑल्दो ये जो टर्म है आपकी, ये जो केमिकल सब्सटेंस जिसकी अब हम बात करने वाले हैं, ये फ्लक्स हमारा अगले स्टेप में यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि इसी प्रोसेस के जस्ट बाद वो स्टेप आएगा तो इसलिए पहले मैं फ्लक्स को एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद हम रिडक्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लक्स। सो प्लीज़ देखिए सभी ध्यान से, फ्लक्स क्या है, व्हाट इज फ्लक्स? अ केमिकल सब्सटेंस which is used to remove impurities by combining with impurities to form infusible material called slag। तो बेसिकली ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये हम रिडक्शन के दौरान इसको करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, और इस प्रोसेस में इसमें करते क्या है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है इसका काम है इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइन करना। दिस इज़ द केमिकल सब्सटेंस जो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का काम करता है उसके साथ कंबाइन करके। तो कंबाइन जब करेगा तो कंबाइन करने के बाद एक ऐसा इन्फ्यूजिबल मटेरियल बनाता है, और एक जो एक सतह के ऊपर ये ना लिक्विड बन के ऊपर आ जाता है, टॉप पे आ जाती हैं सारी की सारी इम्प्योरिटीज़, ठीक है। और उस इन्फ्यूजिबल मटेरियल को कहा जाता है स्लैग, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द रिएक्शन। एक्चुअली फ्लक्स प्लस गैंग, गैंग क्या लिखा है, गैंग यानी इम्प्योरिटीज, मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना इसको, विल फॉर्म स्लैग, ठीक है। तो ये क्लास 12th क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। क्लास 10th के लिए भी ऐसे ही आ सकता है कि फ्लक्स और गैंग मिलेंगे तो क्या बनेगा, स्लैग बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक चीज़ और, क्लास 12th क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आता है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी वो कैसे होता है। सो ये जो आपका फ्लक्स है ये बेसिकली दो तरह के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लक्स, एसिडिक एंड बेसिक। जो एसिडिक फ्लक्स हैं बेसिकली वो कौन से होते हैं, जैसे आपका SiO2 हो गया या P2O5 हो गया, दे आर वेरी पॉपुलर एसिडिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स कौन कौन से हैं, जैसे हो गया जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है क्विकलाइम, CaO। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है 11th क्लास में कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्विकलाइम, तो उसमें आपने पढ़ा था इट एक्ट एज फ्लक्स, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन आपने करना कैसे है, अगर क्वेश्चन आता है क्लास 12th व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका, अब कहीं पर भी कुछ भी पूछ रहे हो साथ में, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। इट एक्ट एज एसिडिक फ्लक्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ CaO, ठीक है, इन
एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। जनरली सिलिका का रोल होता है कॉपर में, कॉपर की एक्सट्रैक्शन में, और CaO का जो रोल होता है वो आयरन की एक्सट्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो ये जो CaO है फ्लक्स, इसका क्या, CaO सब्सटेंस है, इसका क्या रोल है? इट इज एक्टिंग एज अ बेसिक फ्लक्स। तो ये आपको दो चीजें तैयार करनी है, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। अब ये काम कैसे करती हैं? एसिडिक फ्लक्स का मतलब है जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इम्प्योरिटीज आपकी बेसिक होंगी, यानी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे। इफ यू वांट टू रिमूव मेटेलिक ऑक्साइड्स एज इम्प्योरिटीज, ठीक है, अगर मेटेलिक ऑक्साइड को एज एन इम्प्योरिटी रिमूव करना चाह रहे हैं, यूज एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, तो जो हमारा कॉपर होता है ना, उस कॉपर में आयरन की इम्प्योरिटीज होती है। Fe2O3 इज द मेन इम्प्योरिटी इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। Fe2O3 इज मेन इम्प्योरिटी। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिलिका का यूज करेंगे, एसिडिक फ्लक्स का यूज करेंगे। और इसी तरह से इफ टू रिमूव नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे कुछ होते ही ओर्स ऐसे हैं जिनके अंदर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं एज इम्प्योरिटीज, ठीक है, यूज बेसिक फ्लक्स। आ गया समझ में? तो जैसे कि हमारा आयरन की जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो मेन इम्प्योरिटी होती है वो होती है आपकी सिलिका। सिलिका इज योर इम्प्योरिटी। ओके, तो अब इस सिलिका इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? हमारा बेसिक फ्लक्स यानी लाइमस्टोन को यूज करते हैं। लाइमस्टोन में से हीटिंग के दौरान CaO यानी क्विक लाइम प्रोड्यूस होता है और ये क्विक लाइम इसके साथ रिएक्ट करता है। अब रिएक्शंस लिखती हूं मैं। Fe2O3 इम्प्योरिटी, काम कौन कर रहा है इसके साथ? एसिडिक फ्लक्स यानी हमारा सिलिका, विल गिव FeO भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, Fe2O3 जो है वो बनने के बाद FeO भी बनेगा रिडक्शन के दौरान। तो बेसिकली यही रिएक्ट करेगा, FeSiO3 बन जाएगा विच इज स्लैग। इम्प्योरिटीज अगर मैग्नीज की है, MnO है तो MnSiO3। कुछ और इम्प्योरिटीज हैं तो अगर मेटेलिक हैं तो मेटेलिक के साथ इसी तरह की स्लैग बनती जाएगी। आपने सिर्फ इन दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। इसी तरीके से जब आपकी इम्प्योरिटीज होंगी सिलिका की, सिलिका इज द इम्प्योरिटी, तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे हमारा बेसिक फ्लक्स CaO। तो ये क्या करेगा? इसके साथ कंबाइन करके बनाएगा CaSiO3। ये भी क्या है? आपकी स्लैग है। ये बिल्कुल जो आपका मोल्टन मेटल होता है उसके ऊपर, उसके टॉप के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर आ जाता है। वहां से उसको बिल्कुल आसानी से स्किम ऑफ कर लेते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और इस तरीके से इम्प्योरिटी फ्री कर देते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट फ्लक्स, इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ क्लासेस। ठीक है, अपने अपने तरीके से इसको आपने प्रिपेयर करना है। आप 12th क्लास बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रही है तो फिर ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, व्हाट इज द रोल ऑफ क्विक लाइम इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स, एंड फ्लक्स और गैंग मिलके क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं। ठीक है, और जो आपका 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे क्या प्रिपेयर करेंगे इस टॉपिक में से? टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस आप प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, और बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ इसका तैयार करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिमाग खोल के, कान खोल के, आंख खोल के क्वेश्चंस करोगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो दिस इज द टॉपिक about the conversion into oxide and use of flux. In the next video I am going to post how reduction is done. 2 steps बच गए हैं बच्चों, reduction बच गया है और reduction के साथ साथ बच गया है refining. So the next like 2-3 videos we are going to complete with this topic. Not for class 10th, metals and non metals आपका complete नहीं होगा बच्चों, क्योंकि उसके लिए कुछ और छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे alloys के बारे में बताना रह गया है आप लोगों को. इसके अलावा we will also talk about corrosion. ठीक है, but for class 12th only 2 topics are left for general methods and principle, general methods and principle for isolation of elements. So thank you everyone.